हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर अभी हो रहा है, ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर एनालिसिस लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का। तो ये मैथमेटिक्स पेपर का 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में जो पेपर हुए हैं, तो मोटा मोटी आपको यहाँ एक पूरे सप्ताह का यहाँ पर ये एनालिसिस है। फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस दिया जाए, उससे आपकी थोड़ी सी मदद होगी तैयारी में। जिनका एग्जाम अभी होना है, फेज 3 का भी अभी डेट आ चुका है एग्जाम का, तो जिनका भी एग्जाम होना है वो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, उनको पता होना चाहिए कि क्या आता है। तो देखो 25 सवाल आते हैं मैथ्स में, ठीक है, 25 सवाल किस में आते हैं? मैथ्स में। अब हम टारगेट ये रखेंगे कि 25 में से कम 23 सवाल तो बन ही जाना चाहिए मेरे से सही, ठीक है, सही के सही, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। आपको पता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म भी भरा है। तो हम बिना देरी की एनालिसिस अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उस पर थोड़ा सा और फोकस करें। और हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उस टाइप को और अच्छे से बना लेंगे, बेहतर बना लेंगे, मास्टरी कर लेंगे उसमें, ताकि मेरा ये जो 25 है 25 का टारगेट है, ठीक है, कम से कम 23 तो बनाने ही है। 25 से 25 अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया। देखो पेपर जो ग्रुप डी का है वो आसान होता था, ठीक है, पर अब क्या है ना कि क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो उसको तो आखिर सीट तो लिमिटेड है। अगर लाख सीट भी है, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें से लाख ही छाटेंगे ना। एक ही पेपर होना है, इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा वो टफ बनाएंगे। तो यहां पर डरने वाली बात नहीं है, हम यहां पर एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि किस तरह का पेपर आ रहा है। तो ये देखिए, ये 22 से 26 अगस्त के बीच जितने टॉपिक पूछे गए थे रिपीटेड में, ठीक है, उनके ये एवरेज पे ये बनाया गया है ये पूरा एनालिसिस। तो मैं बता दूं कि परसेंटेज जो है उससे 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। लेवल कैसा होता है उसका? इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है, मतलब कि आसान से थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ बढ़ता है वो। बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी मिलेंगे। मेंसुरेशन, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, इस टाइप के जो सवाल है 2 से 3 सवाल आते हैं। मेंसुरेशन काफी आसान होता है। ये क्या होता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मेंसुरेशन पता है, तो इसको करना एकदम आसान है। अगर कैलकुलेशन में फंसाया तो फंसाया, नहीं तो ये एकदम आसान है। मैंने एक अलग से हम आपके लिए सीरीज लेकर आए थे ग्रुप डी का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अभी का भी पेपर लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। अब प्रीवियस ईयर देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, कैसे स्मार्ट अप्रोच से हम बनाते थे कैलकुलेटिव सवालों को, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना है, तो आप जाओगे प्लेलिस्ट में, वहां पे डला हुआ है ग्रुप डी वाले सेक्शन में कि मैथ्स को कैसे आसानी से बनाते थे। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे पेपर सॉल्व किया जाता था एकदम आसान तरीके से। मतलब वो देखने में बस आपको कैलकुलेटिव लगेगा, कैसे हम ऑप्शन के थ्रू ही बना देंगे उसे। तो देखिए, ये मॉडरेट जैसा कुछ होता नहीं है इसमें मेंसुरेशन में। मॉडरेट लिखने का मतलब ये है कि वो हो सकता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन ज्यादा बढ़ा दिया हो। रेशियो 2 से 3 सवाल आपको रेशियो के भी मिलेंगे, ये भी मॉडरेट लेवल के ही है। CISI 1 से 2 सवाल मिलते हैं इससे, एक पूछा तो पूछा या फिर 2 पूछ देगा, यही मॉडरेट। देखो मॉडरेट जो लिख रहा है यहाँ पे वो आपके डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि थोड़ा सा हाई तो रखेगा ही ना वो। अब यहां पर एक बात गौर करने की चीज यह है कि यहां सारे पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगी। तो अगर आपने अपना स्कोर ओवरऑल 70 से 80 कर दिया 100 में, तब तो नो डाउट ये रॉ स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। अगर रॉ स्कोर आपका 70 से 80 है, तब तो नो डाउट आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप आगे स्टेज में चले जाओगे, फिर जो अगला स्टेज है फिजिकल टेस्ट वगैरह का वो कराया जाएगा। तो कोशिश करना है कि इसी रेंज में रहें। तो हम तैयारी अपनी ऐसी बना लेंगे कि इसी रेंज में रहेंगे। अब देखो तैयारी आसान बनाने में क्या है कि मैथ्स जो है ना 25 सवाल तो ये है, ठीक है। रीजनिंग इसमें 30 सवाल आता है। देखो यहाँ 55% ना ये मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन यहां पर घेरे हुए है, 55%, ठीक है, उस पूरे पेपर का। मतलब आधा पेपर तो यही है।
अब इस 55 में आपको टारगेट ये करना है ना कि 50% तो सही बना ले। अगर 50 से ज्यादा है तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, तो हम 50% तो सही ही बनाए। देखो 50% वाले को एवरेज कहा जाता है। 50% मार्क्स बहुत लोग लेकर आते हैं, पर सिलेक्शन 50% वालों में से किसी का नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन किसका होता है? जो और 30% ले आते हैं, ठीक है। मतलब ये 70 से 80 वाले रेंज में आ जाते हैं। अब देखो ये 30%, जो ये 45% बच गया था 55 होने के बाद, ठीक है, वो कौन सा सेक्शन था? साइंस का और जीके करंट अफेयर्स। साइंस 25 सवाल है, जीके करंट अफेयर्स में 20 सवाल है, ये दिख रहा है। अब टोटल 45 सवाल, 45 में से अगर आपने 30 सवाल भी सही सही लगा लिए, सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। साइंस का एनालिसिस आपको प्रकाश सर दे रहे हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक से मैक्सिमम सवाल रिपीट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आप उसी सवाल को प्रैक्टिस करो, जितना उसके बारे में पढ़ सकते हो। टॉपिक आपको पता है कि अच्छा इस टॉपिक से आ रहा है, हम पढ़ लेंगे उस टॉपिक को। ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक जब आप पढ़ते जाओगे ना, तो होगा क्या कि वो एक तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि हाँ मार्क्स आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैंने ये पूरा पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल है हमने पढ़ लिया कि अच्छा इस टॉपिक से पूछ रहा है, हम पढ़ लेंगे उसको, क्या पता मेरे से भी पूछ ले, ठीक है। तो ये जो 30% वाला है, यही सिलेक्शन ले जाता है। तो आपको करना क्या है? देखो पढ़ता हर कोई है, पर सारे पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन किनका होता है? जिनको पता होता है कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो एनालिसिस से ही हम जानेंगे कि कितना पढ़ना है। पूरा मैथ से लेके बैठ गए, मालूम चला कि एग्जाम निकल गया भैया, खत्म ही नहीं हुआ मैथ, तो हम पूरा मैथ से लेकर नहीं बैठेंगे, हम उस सिलेक्टेड टॉपिक पे ध्यान देंगे जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखो सिंप्लीफिकेशन, अब ये काफी आसान होता है। इसमें बॉड मास अप्रोक्सीमेशन यही पूछ रहा है आपसे। 2 से 3 सवाल आ रहे हैं इसके, मतलब ये 2 से 3 सवाल तो छूटने नहीं चाहिए वैसे, और वो भी इजी टू मॉडरेट टाइप। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 सवाल, इजी टू मॉडरेट। अब देखो मीन मीडियन मोड दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स से केवल 1 सवाल आ रहा है आपका, वो भी आसान टाइप का, मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है, वो फॉर्मूले लगाओ और सही कर दो। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 सवाल, वो भी आसान टाइप के। नंबर सिस्टम से 2 से 3 सवाल, इजी टू मॉडरेट टाइप। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 सवाल ही पूछ रहा है, आसान वाले। एवरेज से 1 सवाल, आसान वाले। ज्योमेट्री से भी 1 से 2 सवाल, इजी टू मॉडरेट टाइप। ट्रिग्नोमेट्री 1 से 2 सवाल, इजी टू मॉडरेट। देखो ज्योमेट्री क्या है ना कि पूरा का पूरा जो खेल है ज्योमेट्री का, वो है उसके थ्योरम पे और प्रॉपर्टीज पे। अगर आपको थ्योरम पता है, प्रॉपर्टीज पता है, ज्योमेट्री आपसे मतलब कभी भी वो आपको डराएगा ही नहीं, वो तुरंत बन जाएगा, देखा आपने आंसर आ गया ऐसा, ठीक है। पर अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए, आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना है। हम यहाँ बेसिकली वो चीज देखने आ रहे हैं एनालिसिस में कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जिनको पता होता है। एक तो जो बहुत टॉपर हैं, चलो वो सबका सब पढ़ लिया, सारा रटा हुआ है वो। अब जो सारे के सारे बच्चे तो टॉपर नहीं हो सकते, कुछ बच्चे क्या है टॉपर नहीं होते, पर आपने देखा होगा कि जब आप मान लो ग्रुप में पढ़ रहे हो, हॉस्टल वगैरह में पढ़ रहे हो, लॉज में पढ़ रहे हो रहकर, या फिर लाइब्रेरी जा रहे हो, हमेशा आपने देखा होगा कि वैसे बच्चे जिसको लगता नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप सुनते हो कि अच्छा उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो ऐसे ही सिलेक्शन होता है। उनको पता होता है कि कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हम केवल इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे अब पढ़ाई में, क्योंकि यही मोटा मोटी मेरा पूछा जा रहा है। अब देखो एक आध सवाल दूसरे टॉपिक से पूछ भी दे तो हम वो रिस्क पे है कि हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। हम 23 तो टारगेट करके चल ही रहे हैं कि 25 में 23 बन ही जाना चाहिए। ये पूरा यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इसी से ये है नंबर की फ्रीक्वेंसी, इसी नंबर से फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहे हैं। अब आपको जो टॉपिक इसमें आता है उसको छोड़ दो, जो नहीं आता है उसको एक बार अच्छे से बना लो। हम यहाँ क्वेश्चन टाइप डिस्कस कर लेंगे। अब रेगुलर क्लास में यहाँ पर आ जाना, देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हम क्या करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ले आएंगे। अब देखिए ये है पहला सवाल, ये सवाल मैं पढ़ देता हूं। ये बोल रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 2 years at 8% per annum is 1040, what would be the simple interest on the same sum
फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। अब देखो यहां हो सकता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखे, हो सकता है डेटा अलग दिखे, तो देखिए डेटा अलग दिखने में दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था। मेमोरी बेस्ड का मतलब ही यही होता है कि हमें कभी कभार क्या होता है ना कि एग्जैक्ट डेटा नहीं पता चलता या बच्चों को एग्जैक्ट डेटा याद होता नहीं है, तो जैसा वो डेटा हमें देते हैं या फिर क्वेश्चन टाइप बताते हैं कि ये गिवन था, ये गिवन था, हम उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सेट करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और फिर वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 8%, कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के लिए 8% अगर सालाना हमने लिया किसी अमाउंट से, तो कितना लिया, 1040 लिया। अब बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका वो क्या हो जाएगा, उसी सेम अमाउंट पे जिस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि CI ये क्या होता है, P 1 प्लस R बाई 100। R यहां पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N यहां पर क्या है, टाइम है, माइनस P। ठीक है, ये अमाउंट को बताता है, और अगर अमाउंट में ही हम प्रिंसिपल घटा दें तो मेरा CI निकल जाता है। तो चलिए हम यहां पर निकाल लेते हैं अपना प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पता होगा तो रेट पता ही है, टाइम पता ही है, हम सेम टाइम और सेम रेट पे क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए CI क्या है मेरा, 1040। अब ये है P 1 प्लस 8/100 का पावर 2 माइनस P। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो क्या निकल कर आ जाता है, ये कट गया 2 बार में 25 बार में, ये हो जाएगा मेरा 27/25 का होल स्क्वायर माइनस P। यहाँ से इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा P इंटू 729, चलो 625। हम एक स्टेप बढ़ा ले रहे हैं, P को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 होता, ये 625 इधर चला जाएगा ऐसे। अब देखो ये चीज जो है ना, ये याद रखना है कि हमेशा इसके ही बराबर है। अब यहां से बात करते हैं P की, ये मेरा क्या दे देगा, 104, ये 625, ये कटा 10 बार में, यहां से P निकल कर आ गया मेरा कितना, तो P निकल कर आया 6250। अब देखो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा, पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है इसी प्रिंसिपल पे, तो निकाल दें। SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो अब P मेरा कितना है, 6250, ये है 2 इंटू 8 बाई 100। ठीक है, 125 गुने 8 कितना होता है, 1000। तो जो 1000 ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा मास्टरी कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आओ। देखो डेली कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत सारे डेली, अगर आपका एग्जाम इस फेज में नहीं है, अगले फेज में नहीं है, बहुत समय है, देखो एक ही बार अब होना है एग्जाम, इसी एग्जाम में फोड़ देते हैं, पेपर निकाल लेते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ, डेली थोड़ा थोड़ा करो। एक टाइप सीखा हमने कि अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट से इस दिन ये क्वेश्चन आ रहा है, आज हम पूरा दिन बैठ के इस टाइप वाले जितने आज यहाँ पे टाइप डिस्कस होंगे बना लेंगे। हो सकता है कुछ टाइप आपको पहले से आता होगा, हो सकता है कुछ नहीं आता होगा, बना लेंगे, वो टाइप हो गया डिस्कस। अगला दिन मान लो कोई दूसरा टाइप आ गया, कितने ही टाइप पूछ लेंगे, वो सेम टाइप ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो वहां एग्जाम में तुरंत चुटकियों में बन जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू इतना और इतना। ठीक है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है आपको वैल्यू। अब देखो हो सकता है फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ दे, आसान है, 21, 42, मान लेते हैं कि तीसरा क्या था मेरा, x था। इसको हम ऐसे ही बना सकते थे कि ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और यहाँ 84 आ जाएगा। पर इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि 21/42, थर्ड प्रोपोर्शन का यही मतलब होता है, फिर 42/x, ये बराबर है। सॉल्व करेंगे 2, तो x इज इक्वल टू 84। ठीक है,
अगला सवाल देख लीजिए। अब ये है मेरा सवाल किसका, रूट निकालना है, फाइंड द रूट ऑफ इतना। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम बेसिक तरीका यूज नहीं करेंगे, तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आया कितना 12। अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, तो काफी आसान है, 4 और 3 में तोड़ दिया हमने, 4 और 3। देखो लास्ट में अगर प्लस लगा है ना, लास्ट वाले वैल्यू में क्या अगर प्लस लगा है तो क्या होगा, मेरा जो वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करेगा कि इसके पहले कौन सा वैल्यू लगा है। तो अगर ये प्लस है तो ये दोनों वैल्यू माइनस में दे देगा, अगर ये दोनों वैल्यू अगर यहां पे माइनस होता तो ये प्लस में दे देगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं कैसे चेंज होता है। तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस में बाई ए करते हैं, जो पहला टर्म है उसे डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया -2, ये हो गया -1.5। तो मेरा x का जो वैल्यू है, दो रूट है, वो ये आ जाएगा। आपको यहां पर समझा दिया जाएगा अभी कि देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके टर्म में होता है। अब यहां पर कुछ कुछ बातें हैं, हो सकता है कि ये दोनों क्या पॉजिटिव हो, ठीक है, तब क्या आएगा, हो सकता है कि पहला वाला पॉजिटिव हो फिर दूसरा वाला, पहला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव ही रख रहे हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये देखा जाता है। अब हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो, अब हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले, अगर ये दोनों पॉजिटिव होता तो आंसर जो है ना वो दोनों निगेटिव आता, ठीक है, दोनों रूट जो है वो निगेटिव आता। रूट आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो रूट कैसे निकालते हैं, तो हम a इंटू सी करते हैं। अब a इंटू सी मल्टीप्लाई कर लिया, अब उसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि बीच वाला टर्म आ जाए जोड़ने या घटाने पे, डिवाइडेड बाई a करना होता है। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो फिर डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, अगर वहां पे 2 3 कुछ भी दिया है तो उसको 2 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट अगर निगेटिव है तो जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, दोनों आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब अगर ये निगेटिव है, ठीक है, तो यहां वाला पार्ट अगर निगेटिव है ना तो एक आंसर पॉजिटिव होगा और एक आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। इस केस में भी एक आंसर पॉजिटिव होगा, एक आंसर निगेटिव होगा। अब बात है कि आखिर पॉजिटिव कौन होगा, निगेटिव कौन होगा। अगर दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है तो जो छोटा वाला वैल्यू है ना उस पे निगेटिव साइन लग जाएगा और बड़े वाले वैल्यू पे पॉजिटिव साइन होगा। अब अगर छोटा वाला इसमें ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो उस केस में क्या है, जो बड़ा वैल्यू है, बड़ा वाला जो वैल्यू है उस पे नेगेटिव साइन लग जाएगा और छोटे वाले पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आसान तरीका, मतलब ऐसे देख के बनता है। अब क्या करते हैं, यहां देखा आपने 12, इसको आपने तोड़ लिया, 4 और 3 में 2 से डिवाइड करना था, यहां दोनों पॉजिटिव दिखा तो आपको पता था कि ये माइनस करना है, बस निकल गया मेरा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये सवाल भी काफी आसान है, बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 50 है और ए बी ए इंटू बी क्या है 7 है, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आसान है, करना क्या है, देखो बहुत हम लोग करने क्या लग जाते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने लग जाते हैं, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने लग जाएंगे, बन दोनों से जाएगा ये, ठीक है, पर हम वो नहीं निकालेंगे क्योंकि हम यहाँ 2ab मान लें, इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर दें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी मिला, घटाएंगे तो ए माइनस बी मिला, हम नहीं करेंगे। अगर हम इस ए का वैल्यू को 7 ले लें, बी का वैल्यू को 1 ले लें, तो देखो 7 इंटू 1 क्या होता है, ये हो रहा है, ये वाला कंडीशन फुलफिल। अब देखो तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, ये वाला भी कंडीशन फुलफिल हुआ बिल्कुल। तो हम एक ए के वैल्यू को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव 7 ले रहे हैं, बी के वैल्यू को ले रहे हैं 1। 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, कटा 3/4, 3/4 क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो अलजेब्रा के सवाल पूछे जाते हैं ना, तो अलजेब्रा के सवाल में कोशिश करो कि हिट एंड ट्रायल लगा कर देख ले एक बार। अरे एक बार हम प्रैक्टिस ही कर लेंगे हिट एंड ट्रायल लगाने से, क्या पता वो बन जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनते पर प्रैक्टिस किया रहेगा ना तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि किसमें लगाना है किसमें नहीं लगाना है। अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क
इन 4 मिनट। ए और बी क्या कर रहा है, किसी काम को करने में 4 मिनट का समय ले रहा है, और ए अलोन टेक 6 मिनट लेस देन बी टू कंप्लीट द सेम वर्क। और ए अकेले अगर उस काम को करता ना तो बी जितना समय ले रहा था ए 6 मिनट कम समय ले रहा था। आपको बताना है कि भैया बताओ बी कितना समय लेगा। तो हम मान लेते हैं कि बी क्या ले रहा है, मेरा एक्स ले रहा है, तो ए क्या लेगा, एक्स माइनस 6, 6 मिनट क्या कम समय लेगा। देखो बच्चा वाला ये तरीका था कि 1/x प्लस ये दोनों मिलकर कितना समय लगाएगा, इतना ही समय लगाएगा। और ये किसके बराबर है, 1/4, क्योंकि दोनों मिलकर कितना समय लगा रहा है, 4 मिनट तक का। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 6 x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। इधर उधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 8x माइनस 24, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। फिर से ले आए उधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा। अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर 24 को ऐसे तोड़ना है कि 14 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 12 और 2 में तोड़ देंगे, टूट गया मेरा। अभी मैंने बताया कि यहां अगर ये पॉजिटिव है तो यहां दोनों वैल्यू क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव। निगेटिव वाला साइन का मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव दे देगा, ये निगेटिव। अब यहां से x का जो वैल्यू मतलब b का जो मेरा वैल्यू था वो कितना समय लगा रहा था, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट उसने लगाया, हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब ये सवाल पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एज, यहां एज ऑफ 2 हो गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ P 5 years अगो, ठीक है, ये एक ही एज ऑफ है, टू द एज ऑफ Q 5 years लेटर इज 1:1। 5 साल पहले P का जो एज था, 5 साल बाद Q का जो एज था, उन दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 है। अब बोल रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 7:5। तो चलो ये 7x प्लस 5x। अब 5 साल अगर पहले की बात करें तो ये था, 5 साल बाद की बात करें तो ये है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1। यहां तक वाले डेटा से हमें यही पता चला, ठीक है। अब बोला फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ P 5 year लेटर टू द एज ऑफ Q 5 years अगो। निकालना क्या है हमें, तो हमें निकालना है 7x प्लस 5 और 5x माइनस 5। चलो पहले इसको निकाल लें, ये होगा 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5, ये यहां पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू क्या है मेरा 5, x का वैल्यू जैसे ही 5 आया हम इसमें पुट करेंगे, आ जाएगा 35, इसमें पुट करेंगे आ जाएगा 25। बोला क्या है कि 5 साल बाद P का जो एज है, ये है P का एज, 5 साल बाद, 5 साल पहले Q का एज, इसी का रेशियो पूछा था, ये हो गया 40/20, आंसर हो गया 2:1। तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो ये था एज प्रॉब्लम। तो देखो ये जो क्वेश्चन मैं लेकर यहां पर आया हूं ना, ये मैक्सिमम क्या है, रिपीट हो रहा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ना हर एक शिफ्ट में हर एक दिन इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको करना क्या है कि इन सब टाइप के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये रेशियो का सवाल है, बोला है इफ द रेशियो ऑफ ए बी सी डी इज 5:7:9:6। बोला है कि डिफरेंस जो है ना बी और सी का वो 800 है। आपको बताना क्या, आपको बताना है डी का वैल्यू, ठीक है। ये है मेरा बी, ये है सी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। ये 2 जो है ना डिफरेंस क्रिएट किया कितना 800 का, तो मतलब 1 यूनिट कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा 400 का। डी का वैल्यू निकालना है, डी कितना क्रिएट कर रहा है 6 यूनिट का, तो 6 जैसे ही यूनिट निकालेंगे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2400। तो 2400 यहां पर आंसर हो जाएगा मेरा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 सवाल पूछ रहा है, मोटा मोटी एक ही सवाल पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। यहां बोला है कि cosec A इज इक्वल टू cosec 2a इज इक्वल टू sec a माइनस 15। आपको a का वैल्यू बताना है, आसान है।
कैसे, तो कॉसेक थीटा जो है ना वो होता है मेरा सेक 90 माइनस थीटा होता है। हम यहाँ पर यही वाला वैल्यू यहाँ यूज करेंगे। अब कॉसेक 2a को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इज इक्वल टू सेक a माइनस 15। अब देखो ये भी सेक का वैल्यू, ये भी सेक का, दो सेक का वैल्यू तब बराबर होगा जब दोनों का एंगल बराबर हो। इसका मतलब है कि 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 15 के। इधर आया 3a इज इक्वल टू 105, ये कटेगा 35 में, a का वैल्यू यहां से निकल कर आ गया 35। ठीक है, तो हम टिक करेंगे। अगला देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 and 4 इन बिटवीन 1 to 150। 1 से 150 के बीच ना 3 और 4 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 से 150 के बीच 3 और 4 से डिविजिबल मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड करता हो, 4 से भी डिवाइड करता हो। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 12। अब 12 नंबर 12 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर लिखेंगे। अब देखो 12 गुने 12 144 होता है, तो केवल 12 ही नंबर होंगे जो उसके बीच आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब 144 में जैसे ही 12 करेंगे वो 150 से एक्सीड कर जाएगा, तो 12 ही नंबर होंगे। ये सब वर्बली बन जाता है वहां पे। ठीक है, आपको ये निकालना नहीं पड़ता। ये बोल रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इफ द रेडियस इज 14। ये है मेरा अगर सेमी सर्कल, ये रेडियस 14 सेंटीमीटर का। आपको बताना है कि इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। देखो मैक्सिमम टाइम हम गलत क्या करते हैं ना, कि केवल हम इसका पेरीमीटर लिखते हैं, इसका सर्कमफेरेंस लिखते हैं। यहां पर जब अर्धवृत्त हो ना, आधा हो, तो ये वाला पोर्शन भी लिखा जाता है। तो अब इसका जो पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस बोल दें, ये जो होगा परिमाप वो क्या हो जाएगा, ये होगा पाई r प्लस 2r। पाई का वैल्यू 22/7 गुने 14 प्लस 28, 2r 14 गुने 14, ये यहां से आ गया ये 44, ऐड कर लो 60 प्लस 12 72, तो 72 यहां पर सही हो जाएगा। अब ये सवाल देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर AB x-2 है, BC x+2 है, PQ 12 है, QR 18 है, आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है ना कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक ले रहा है। ठीक है, मतलब AB जो है ना ये दिया हुआ था कितना, x-2, ये x+2, ये है 12, ये है 18। तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो इसके इक्वल होगा। ये वाला पोर्शन क्या है, इसके इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंस होने का यही मतलब होता है कि तीनों साइड अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, जो दूसरा ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो हर एक साइड अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता करेंगे, तो AB जो है ना वो PQ के बराबर है, BC जो है ना वो QR के बराबर है, और AC जो है ना वो PR के बराबर है। तो यहां से ही हम चेक कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब यहां से क्या निकल कर आया कि x-2 जो है ना वो 12 है, नीचे वाले से x+2 जो है ना वो 18 है। ठीक है, जोड़ दे दोनों को, 2x = 30, यहां से x = 15, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। अगला देख लेते हैं। यह है एवरेज का सवाल। ये क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 38 नंबर इज 51 इन विच द एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 नंबर इज 45 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर आर 60, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। बोल रहा है कि 38 नंबर का एवरेज कितना था, 51 था। अब इन्हीं 38 में से तोड़ा गया, किसमें किसमें तोड़े, तो सबसे पहले पहला जो 24 नंबर था,
तो पहला 24 नंबर का एवरेज कितना है, तो पहला 24 नंबर का एवरेज है मेरा 45। उसके बाद जो दूसरा नंबर है, लास्ट के 5 नंबर, उसका एवरेज कितना है 60। अब जो बचा हुआ नंबर है, तो 24 + 5 29, तो बचा कितना 9 नंबर बच गया। तो इन बचे हुए 9 नंबर का एवरेज कितना होगा। देखो तरीका आसान है, अगर आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाते हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसको बराबर करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इसके एवरेज को x मान के उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को जोड़ो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से बराबर करो, आंसर आ जाएगा। है कैलकुलेशन, हम वो वाला तरीका नहीं यूज करेंगे। तो मैंने पहले भी वीडियोस में एवरेज आप देखोगे, आप पुराने वाले चले जाओ जहां प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, वहां पर भी अच्छे से समझाया है कि कैसे बनाते हैं इन सबको। तो एवरेज का मतलब, औसत का मतलब क्या होता है कि सारा बराबर में बांट देना। मतलब इस 38 में ना हो सकता है कि अलग अलग नंबर्स हों सबके पास पहले, पर अब क्या है, हमने सबसे कलेक्ट किया, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब सबके पास 51 ही है। ठीक है, अब देखो ये जो पहला 24 लेकर गया वो केवल 45 रुपया ही लेकर गया। मतलब इसके पास ना अभी भी क्या 6 रुपया शॉर्ट पड़ गया हर एक के पास। ऐसे ऐसे कितने 100, मतलब ऐसे ऐसे 24 के पास तो 6 रुपया शॉर्ट पड़ा है। तो 24 छक कितना होता है 144, तो -144 इस वाले कंडीशन में देखें तो शॉर्ट पड़ गया। अगर इसके पास 144 रुपया और होता तो ये 6 करके बांट लेता, 51 हो जाता, क्योंकि ओवरऑल होना कितना है 51 होना है। तो चलो इसके पास तो कम पड़ गया, तो कोई ले लिया होगा, कोई दूसरा कोई लिया होगा तभी तो कम पड़ा, क्योंकि ओवरऑल तो उतना ही दिख रहा है हमारे पास। अब इस 5 के पास आते हैं। अब ये बोल रहा है ना कि भैया हमने तो 9 ज्यादा दे रखा है सबको, मतलब कि 5 लोगों के पास 9 ज्यादा है, मतलब क्या 45 ज्यादा है सेकंड वाले केस में। तो यहां अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -99। तो अब ये जो -99 जो भी है ना वैल्यू, वो कितना 9 लोग ही बांट कर आपस में बांट रखा है ना, क्योंकि इन दोनों का तो हिसाब किताब हो गया। तो अगर -99 को 9 से डिवाइड कर दें तो 11, तो हर एक लोग 11 रुपया ले रखा है एक्स्ट्रा। पहले से कितना था उनके पास 51, पर अब उन्होंने 11 रुपया ले लिया इनसे, तो यहां पर ये हो जाएगा 62। आंसर क्या है मेरा 62। तो जब हम ये सरप्लस डेफिसिट वाले तरीके से निकालना सीखते हैं, इक्वल दे दो ना सबको और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आप पुराने वाले वीडियो में जाओ, वहां पर देखना मैंने इसको अच्छे से समझाया है कि कैसे हम निकालते हैं, कैसे इस तरीके से एवरेज सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, गलती होने का चांसेस हो जाएगा 0, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुरंत बनेंगे एवरेज। कैलकुलेशन है ही नहीं। देखो जो सेट करता है ना पेपर, वो नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन करो, वो चाहता है कि आप यही तरीका यूज करो। भैया आप स्कूल वाले में नहीं हो, स्कूल में अगर होते तो वो तो स्टेप देखता, स्टेप मार्किंग करता। यहां पर वो केवल आपसे आंसर चाहता है, कैसे भी लाओ, तुक्का मार के भी ले आओ, आंसर ले आए, हो गया सिलेक्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज 20 सेंटीमीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड AB। अब देखो एक पैरेललोग्राम है, आइए बनाते हैं पैरेललोग्राम। ये कुछ ऐसा है, ये A B C D, इसको हम x मान लेंगे तो ये भी मेरा x हो जाएगा, इसको y मान लेंगे तो ये भी मेरा y हो जाएगा। क्यों, अपोजिट साइड जो है ना पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं। तो यहां से हो गया 2x + 2y, तो 2 × x + y। ये मेरा कितना है 20, यही है मेरा पेरीमीटर, ये कटा 0। तो x + y हमें पता चल गया कि क्या है 10 है। हमें निकालना क्या है AB का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब जो दूसरा कंडीशन है वो बोल रहा है कि इसको मिला दो, इसका जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट होगा ना भैया, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो ये, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का होगा। हमने 10वीं में पढ़ा था ये चीज, क्या पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज के मिड पॉइंट, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, 2 मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पार होता है ना, तो वो क्या पैरेलल हो जाता है तीसरे साइड के। ये तो था। इसका एक और रिजल्ट निकल कर आता था कि इसका जो लेंथ होगा ना, ये जस्ट डबल हो जाएगा।
तो मतलब यहां पर अगर ये 2 था तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें निकालना क्या, ए बी क्या है मेरा x प्लस वाई अगर 10 है, हमने y निकाल लिया 4, तो x क्या हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अगर आपको थ्योरम याद है सब बनेगा, नहीं याद है तो कितना भी दिमाग लगा लो नहीं बनेगा। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि इफ मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 72 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो देखिए हमें पता क्या है कि हमें पता है कि मोड जो है ना ये होता है बराबर 3 मीडियन -2 मीन के। ठीक है, ये होता है, गिवन क्या है, मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 72। चाहिए क्या, मीडियन और मीन चाहिए, मतलब ये वाला मोड को हटाना होगा, तो हम मोड बराबर ये लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 मीन इज इक्वल टू 72। अब ये मेरा हो जाएगा -2 मीडियन -2 मीन इज इक्वल टू 72। तो यहां से हमें निकालना क्या है, मीडियन माइनस मीन, तो माइनस साइन भी उधर भेजना होगा, तो हम लिख रहे हैं अब मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू -36। ठीक है, -36, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखो ये मैं 15 सवाल ही लेकर आया हूं, 25 सवाल पूछे जाते हैं, हमें जैसे जैसे सवाल मिलते जाएंगे हम डेली बेसिस पे करवाते जाएंगे। देखिए मैक्सिमम सवाल ना रिपीट ही मिल रहे थे, एक ही टॉपिक पे रिपीटेड थे सवाल, इसलिए वो लेकर नहीं आया गया। और सिंप्लीफिकेशन आसान होते हैं तो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। तो ये है मोटा मोटी जो बड़े बड़े टॉपिक से पूछे जाते हैं ना थोड़े से अच्छे सवाल। तो वो देखो ये सवाल काफी अच्छा आया था स्पीड टाइम डिस्टेंस से। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अ thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर। एक पुलिस ने नोटिस किया चोर को 200 मीटर की दूरी पे। अब जैसे ही पुलिस देख लेगा चोर क्या भागना चालू करेगा, तो मान लो कि यहां पर थीफ था, यहां पर पुलिस था, इन दोनों के बीच जो दूरी थी ना वो 200 मीटर की थी। अब जो थीफ है मेरा, जो चोर है मेरा, वो भागना चालू किया और पुलिस अब क्या करेगा, चेज करेगा उसको, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो भागेंगे। अब बोल रहा है कि द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। पुलिस मतलब 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। देखो ये दोनों भाग रहे हैं, तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का टर्म यूज करते हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन आप लाइव वगैरह अगर आते होगे तो आपको समझाया गया। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। रिलेटिव स्पीड का जो टर्म है ना वो हमने अपने सहूलियत के लिए बनाया। उस केस में क्या करते हैं कि हम किसी एक को रोक देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को चलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम चलो चोर को अगर रोक दें यहीं पे कि चोर तो दौड़ ही नहीं रहा, अब इसके रिस्पेक्ट में ये कितने के स्पीड से दौड़ेगा, यही टर्म कहलाता है रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। ये 11 था वो 10 था, तो 11 माइनस 10 1। तो अब अगर चोर को हम रोक देना तो ये 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में दौड़ेगा सॉरी, तो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में दौड़ेगा कितना मिनट तक, 6 मिनट तक। तो देखिए जो मेरा डिस्टेंस होता है ये होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या निकाला था अभी हमने कि एक रिलेटिव स्पीड क्या निकला था, 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या था मेरा 6 मिनट, हम इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से मेरा 1/10 किलोमीटर निकल कर आया, पर यहां पर मीटर में दिया हुआ है, हमने इसको रोक लिया है। याद रखेंगे कि ये रुक गया है, अब यही केवल चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से।
तो 6 मिनट तक ये कितना चल कर जाएगा, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/10 इंटू 1000, 1010 कट जाएगा, हो जाएगा 100 मीटर। अब ये 100 मीटर ही चलकर जाएगा, कितना जा रहा है चलकर, 100 मीटर। तो अब इन दोनों के बीच का दूरी ये बताता है, तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये निकालकर आंसर टिक कर देंगे, हो सकता है कि इसका आंसर कुछ अलग आ जाता, आप टिक करके आ जाते हैं, आंसर में वो होता ही नहीं। क्यों, हमने इसको रोक दिया था, इन दोनों के बीच पहले दूरी 200 मीटर थी, ये 100 मीटर चल कर गया, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 100 मीटर होगी, तो 100 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था पूरा सप्ताह, मतलब पिछला सप्ताह जो भी सवाल आए थे वो कुछ इस तरह से आए थे। अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपको दिया जाए ये, ताकि आप डेली प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है आज का। तो अब अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी, जितना ज़्यादा आप मॉक बनाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप sarkaripareeksha.com पर जाकर मॉक लगा सकते हो, वहाँ अनलिमिटेड मॉक डल चुके हैं और काफ़ी रिसेंट पैटर्न पे डले, मतलब अभी जो पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है ना, सारे सवाल उस पैटर्न पे डाले गए हैं। तो आप जाओ और तुरंत मॉक लगाओ। तो थैंक यू।